नमस्कार। आज हम आपका परिचय अंग्रेजी के एक मूर्धन्य विद्वान बूंदी की नैनवा तहसील से आने वाले डॉक्टर लक्ष्मण लाल योगी जी से परिचय करवा रहे हैं। योगी साहब, आपका स्वागत है। आज हम आपसे अंग्रेजी और हाड़ौती के संबंध में, इन भाषाओं के संबंध में, इनके अध्ययन के संबंध में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। योगी साहब, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने प्रारंभिक शिक्षा बूंदी के एक छोटे से कस्बे या तहसील, क्या कहते हैं उसको, नैनवा से प्रारंभ की। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम में हुई, ग्रामीण परिवेश में हुई। उसके बावजूद आपने अंग्रेजी को अपना आगे का विषय चुना। ये किस तरीके से, कैसे प्रेरणा मिली आपको, और अंग्रेजी के प्रति आप आकर्षित कैसे हुए? इसमें आपने देश विदेश में जो नाम कमाया है, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, कई रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड किया है, ये सब कैसे संभव हो पाया? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में पढ़ा, लेकिन ये एक संयोग की बात थी कि हमें अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने वाले सुयोग्य शिक्षक उपलब्ध हुए। हमारे स्कूल के जो हेड मास्टर थे वो सेंट स्टीफेंस के बड़े मेधावी छात्र रहे थे और हमारे प्रौढ़नाश्रत रहे। फिर जब बोर्ड की परीक्षा हमने दी तो मैं राजस्थान में मेरिट में आया और अंग्रेजी के प्रति मेरा रुझान बन ही गया था। फिर जब सुखाड़िया शिक्षा मंत्री थे तब जयपुर में एक स्पेशल कॉलेज की स्थापना की गई, जिससे कि राजस्थान में अच्छे प्रशासक, अच्छे लेखक और उच्च पदों के लिए पात्र तैयार हो सकें। उस महाविद्यालय में मेरा प्रवेश हुआ और पहले ही साल में हम लोगों ने उन लड़कों को मात दी जो सेंट जेवियर्स से निकले हुए थे, धड़ाके से अंग्रेजी बोलते थे, जीन्स की पतलूनें पहनते थे। हम शुरू में उनसे सहमते रहे, लेकिन बाद में वो सब हमारे सामने नतमस्तक हुए और अंग्रेजी में हम उनसे किसी भी तरह पीछे नहीं रहे। अंग्रेजी ने मुझे एक एस्थेटिक आनंद दिया और मेरी अभिरुचि इसमें बढ़ती गई। मेरे शिक्षकों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और अंडर ग्रेजुएट स्थिति में भी मैंने बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड जैसे लेखकों को पढ़ा। हिंदी में भी मेरा रुझान बना रहा। आपका प्रश्न के उत्तर में एक बात मैं ये भी कहूँ कि इसमें आदमी की सूझबूझ और उसकी कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो देखा आपने किस तरीके से इनके करियर के निर्माण में, या हम सब के करियर के निर्माण में, शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। इन्हें अच्छे सुयोग्य शिक्षक मिले और इनको विषय चयन में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी सूझबूझ और कल्पनाशीलता को जोड़ते हुए आपने अंग्रेजी में अध्ययन किया। बड़ी खुशी की बात है। आज हम ही नहीं, कई अंग्रेजी के जो स्कॉलर्स हैं वो आपसे लाभान्वित हैं। कोटा या हाड़ौती के क्षेत्र में कोई भी अगर इंग्लिश में पीएचडी करता है तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली आपसे राय मांगने, सलाह मांगने, निर्देश मांगने जरूर पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि आज हम उसी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि हमारी जो प्रदेश सरकार है आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल की बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें बार बार यही बात कही गई है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है मातृभाषा में दी जानी चाहिए। हमारे कोटा में जो डाइट है उसमें भी हाड़ौती में बच्चों की पुस्तकें विकसित करने का, पाठ्यक्रम विकसित करने का काम चल रहा है। वहाँ भी ये बात चल रही है। तो एक तरफ हम हाड़ौती में या मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी प्रदेश सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि या इसमें कोई विरोधाभास नज़र नहीं आता आपको? मुझे इस
व्यवस्था में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। हम हिंदुस्तानी बहुभाषी देश हैं और हमारे यहाँ एक पढ़े लिखे व्यक्ति की 3 भाषाओं में प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता है। एक तो जो उसकी मातृभाषा है, दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी अंग्रेजी भाषा। ये हर सुशिक्षित भारतीय की डेस्टिनी है। फिर एक भाषा जो मातृभाषा है उस पर अगर आदमी का अधिकार है, व्याकरण की पकड़ है, तो वो दूसरी भाषाओं पर भी आसानी से अधिकार कर सकता है। ये कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आपकी मातृभाषा में पकड़ है तो दूसरी भाषा में आपकी पकड़ बनाने की पृष्ठभूमि बन जाती। जैसे कई ऐसे विद्वान हैं जो 5-5, 6-6 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे सामने डॉक्टर राधाकृष्णन का उदाहरण है, आचार्य रजनीश का उदाहरण है, सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। तो एक भाषा की पकड़ हो जाए तो प्रारंभिक स्तर तक या माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा में पढ़ाया जाए और धीरे धीरे उसको इनिशिएट दूसरी भाषाओं में किया जाए। सरल तरीके से, सुगम तरीके से यूं समझें कि कमरे में अगर एक खिड़की होती है तो उजाला होता है, अगर 2 खिड़कियां होंगी तो और ज्यादा उजाला होगा। तो भाषा का अध्ययन प्रकाश है और 2-3 भाषाएं पढ़ना हिंदुस्तानी के लिए कोई असाधारण चीज नहीं है। सही। तो देखा आपने, आपका ये मानना है कि पहले हम अपनी मातृभाषा को सुदृढ़ करें। अगर आपने अपनी मातृभाषा को स्ट्रांग कर लिया, सुदृढ़ कर लिया, तो आपके लिए दूसरी भाषा सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वैसे भी हमारा संस्कार तो संस्कृत से है। मैंने ये पाया है अपने अनुभव में कि जिसको संस्कृत आती है उसके लिए दुनिया की कोई भाषा सीखना मुश्किल नहीं है। तो संस्कृत भले हमें नहीं आती हो, लेकिन हमारे संस्कार संस्कृत वाले हैं, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के काम के साथ साथ आप हाड़ौती में भी लिखते रहते हैं। हाड़ौती में आपकी कविताएं भी हैं, प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा आपने हाल ही में हाड़ौती हिंदी शब्दकोश तैयार किया है, जो अभी प्रेस में है, छपने वाला है। इसके अलावा आपकी पांडुलिपि अंग्रेजी हाड़ौती इंग्लिश शब्दकोश भी, डिक्शनरी भी तैयार है, वो भी छपने में शीघ्र ही जाने वाली है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जैसे अब इस समय में ये हाड़ौती अंग्रेजी शब्दकोश, हाड़ौती हिंदी शब्दकोश, इसकी वर्तमान समय में क्या उपादेयता है, क्या इसका उपयोग समाज कर पाएगा, इसके बारे में कुछ बताएं। क्या सोच करके आपने इस उपकरण को चुना? जब कोई कॉलोनी नई बसती है तो मकानों की 4 दीवारी होती है, सीमांकन होता है। जो शब्दकोश की परंपरा है वो भाषा को एक फेंसिंग और एक सीमांकन प्रदान करती है। और चूंकि हर भाषा अभिव्यक्ति के लिए है और अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम हो सकते हैं। एक डिक्शनरी बहुभाषिक हो सकती है, द्विभाषिक हो सकती है। ये एक तरह से एक खिड़की के पास दूसरी खिड़की खोलने की तरह से है और इससे आदमी का जो बौद्धिक क्षितिज है वो विस्तृत होता है। भाषाओं में कहीं न कहीं एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी प्रवृत्ति है जो संस्कारों का और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का निर्माण करती है। अगर एक आदमी अंग्रेजी में योग्य है तो उस भाषा से जुड़े हुए संस्कार उसके अंदर फिल्टर होते हैं।
जहां तक संस्कृत की बात कही गई, संस्कृत तो भाषाओं की जननी है और वह भाषा शास्त्रियों के अनुसार संसार की एक ऐसी भाषा है जो फोनेटिकली बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित हुई है और ध्वनि, स्वर और अर्थ की दुर्लभ संधियों को उसमें मिलाया गया है। इसलिए जिसके पास संस्कृत की पृष्ठभूमि है वह भाषा विज्ञ तो हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे डाइट में आजकल हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, हमारे जो वहाँ के प्रोफेसर हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के हाड़ौती में पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो उनको आप कोई दिशा निर्देश या कोई सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरीके का पाठ्यक्रम छोटे बच्चों के लिए विकसित किया जाना चाहिए ताकि वो हाड़ौती में, उनका ये मानना है कि हम हाड़ौती में शिक्षा देंगे तो उनका विद्यालय के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि मातृभाषा में अध्ययन प्रोत्साहित किया जाए प्रारंभिक स्तर पर, ये इसके पाठ्यक्रम भी तैयार होंगे। इन पाठ्यक्रमों में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उसका रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ की विशेष इमारतें, इतिहास के प्रकरण, महापुरुषों की जीवनियाँ, कुछ विशेष घटनाएं, इनको उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और उच्च माध्यमिक स्तर तक हाड़ौती में जो पाठ्य पुस्तकें तैयार किए जाए उनके साथ साथ उसमें हिंदी का वर्षन भी साथ में दिए जाए और एक समानांतर शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जाए। ये नहीं कि लड़का सिर्फ हाड़ौती बोली का ही अध्ययन करे, साथ में हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी हो। पिछले 200 सालों से ये स्थिति रही है कि जो लोग अंग्रेजी में अच्छे पढ़े लिखे थे उनको ही उच्च नौकरियां मिली और उनको ही बड़े सम्मानित लोगों में, समाज के एलीट लोगों में माना गया। उन्हीं लोगों को विदेशों में यात्रा करने के अवसर मिले। तो अब जो हमारे यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसमें ये व्यवस्था है कि अंग्रेजी का वो वर्चस्व तो शायद नहीं रहे जो था, लेकिन अंग्रेजी हिंदुस्तान से विदा होना बहुत मुश्किल है और अंग्रेजी नौकरानी बन करके आई थी, लेकिन वो हमारी शिक्षा प्रणाली में मेम साहब बन गई, रानी बन गई, महारानी बन गई। तो अंग्रेजी एक छतरी की तरह रही, शिक्षा व्यवस्था में एक अम्ब्रेला की तरह रही, लेकिन अब जो नई व्यवस्था आ रही है उसमें मातृभाषाएं और क्षेत्रीय बोलियों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो स्वागत के योग्य है। एक अंतिम प्रश्न, आजकल के बच्चे जिस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले, अंग्रेजी को विषय को चुनने वाले, वैकल्पिक विषय चुनने वाले बच्चों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार अध्ययन किया जाना चाहिए? जो पहले के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के निकले हुए विद्वान थे उनका ये मानना था कि उच्चारण में वो लोग ब्रिटिशर्स की नकल करें और उनका उच्चारण अंग्रेजों जैसा हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हर व्यक्ति में अपनी मातृभाषा का पुल होता है, आकर्षण होता है। जब एक आदमी कोई भी अंग्रेजी का एक वाक्य बोलता है तो ये पता लग जाता है कि वो सिंधी है या पंजाबी है या मद्रासी है।
हम ये चाहते हैं कि वो अंग्रेजी में पारंगत हो लेखन में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका जो स्पोकन फॉर्म है वो अंग्रेज जैसी हो। उसमें जो जायका है वो हमारी जमीन का, हमारे संस्कृति का, हमारी क्षेत्रीयता का, हमारे संस्कारों का आना चाहिए। यानी वो मदर टंग इंटरफेरेंस जो है। हाँ। पानी पी लो। और जो मदर टंग इंटरफियरेंस से हस्तक्षेप, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, पानी पी लो, पानी पी लो। लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। पानी पी लो। मदर टंग का पुल तो रहेगा, वो तो आपकी अस्मिता है, आपके व्यक्तित्व का एक अंतरंग पार्ट है, ये है। इसलिए अब हम वो काले अंग्रेज नहीं हैं जैसी मैकाले की संकल्पना थी। हम अच्छे पढ़े लिखे बहुभाषी हिंदुस्तानी हैं। तो देखा आपने, आपका ये मानना है कि अंग्रेजी का शिक्षण जिस तरीके से आज भारत में हो रहा है उसमें थोड़े बदलने की आवश्यकता है। हमें वो क्वींस इंग्लिश और किंग्स इंग्लिश की बात नहीं करनी है। हमारी जो इंडियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश को बिल्कुल एक डेरोगेटरी तरीके से सोचा। हमारे कई कंपटीशन में एरर पूछा जाता है कि ये इंडियन इंग्लिश है, जबकि वो इंडियन इंग्लिश कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसके लिए आप निंदा करें। वो तो बल्कि हमारा फ्लेवर है, ठीक है। तो जिस प्रकार अमेरिकन इंग्लिश को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे इंडियन इंग्लिश को भी एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीयों के द्वारा लिखा हुआ बड़ा प्रबुद्ध साहित्य है अंग्रेजी में। हाँ। लोगों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं। तो वो जो भारतीय लोग जिन्होंने अंग्रेजी में लेखन किया है उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगी। 70 साल की उम्र में 80 अरे सर, मैं तो 70 का समझ रहा था आपको। 80 साल की उम्र में आप हमारे पास मिलने आए हैं और आप आज से हमने बात की। आपके ज्ञान से हम लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी